Good morning all of you. Welcome to your SST class, and today I am continuing the revision of your chapter 1 of political science. The name of the chapter is power sharing. Okay, students, yesterday I explained you about the political and the ethnic composition of Belgium as well as Sri Lanka. I also explained you what is power sharing and how it is work. ओके तो कल जो मैंने आपको समझाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया था कि बेल्जियम और श्रीलंका दो कंट्रीज़ हैं और दोनों ही कंट्रीज़ में जो एथेनिक कंपोजिशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन लैंग्वेज, वो लैंग्वेज के ऊपर बेस कर रहा है। बेल्जियम में डच और फ्रेंच और जर्मन तीन तरह के लोग रह रहे हैं, जिसमें डच मेजॉरिटी में है और फ्रेंच मिनॉरिटी में है और जर्मन ऑल्सो इन मिनॉरिटी, और इन दोनों के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई है। ठीक है, श्रीलंका में भी दो तरह के लोग हैं, सिन्हेल स्पीकिंग एंड तमिल स्पीकिंग, और यहाँ पर सिन्हेल्स की जो पॉलिसीज़ हैं या जो सिन्हेल स्पीकिंग है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू तमिल्स, और गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया है, मेजॉरिटेरिज्म को। गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी को फॉलो किया है, मेजॉरिटेरिज्म को। अब मैं एग्जैक्टली आपको बताऊंगी आज कि गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम हाउ द सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, उन्होंने किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन मेजॉरिटेरिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरिज्म श्रीलंका में किस तरह से है, श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी को फॉलो किया है। ठीक है, श्रीलंका जो था वो 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ। ठीक है, लीडर जो सिन्हेल कम्युनिटी के वो डोमिनेंट बने, वो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो है वो फ्रेम की। ठीक है, इन 1956 एन एक्ट वॉज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हेल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि सिन्हेल की गवर्नमेंट आ गई थी इसलिए उन्होंने मेजॉरिटेरिज्म को फॉलो किया। मेजॉरिटेरिज्म का मतलब है कि जिनकी संख्या ज़्यादा थी सिर्फ उन्हीं की बात की गई। ठीक है, उन्हीं को लिया गया, उन्हीं के साथ काम किया गया। तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग तमिल्स को जो है वो इग्नोर कर दिया गया, डिसरिगार्ड किया गया और सिन्हेल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके साथ साथ सिन्हेल एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और यहाँ पर प्रोफेशनल पॉलिसी को अपनाया गया, और सिन्हेल्स के एप्लीकेंट्स जो मतलब सिन्हेल के जो लोग जॉब करना चाह रहे थे, जो एप्लीकेशंस को फिल करते थे, दे गिव प्रेफरेंस और फेवर्ड इन यूनिवर्सिटी पोजीशंस एज वेल एज इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया गया और जिसके अकॉर्डिंग बुद्धिज़्म को प्रोटेक्ट किया गया, यानी कि बुद्धिज़्म का फेवर किया गया। जो ये कह सकते हैं कि स्टेट का जो रिलीजन था, ऑफिशियल रिलीजन था, वो बुद्धिज़्म डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, वाई, बिकॉज ऑल द सिन्हेल स्पीकिंग पर्सन्स आर बुद्धिस्ट। जितने भी सिन्हेल स्पीकिंग पर्सन्स हैं वो क्या हैं, वो बुद्धिस्ट हैं। ओके, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर, और ये सारी के सारी गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे, जो भी फॉर्मूलाज थे, वो एक के बाद एक आने लग गए। नाउ व्हाट हैपेंड विद तमिल्स, तमिल्स को क्या हुआ, तमिल्स फील द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, उनमें एलाइनेशन की भावना है जो वो आ गई। उनको ऐसा फील होने लग गया कि उनको दे वर डिस्क्रिमिनेटेड और डिनाइड इनटू द कंट्री, कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको डिनाइड किया जा रहा है। ठीक है, they felt that none of the major political parties led the Buddhist Sinhales leader was sensitive to their language and culture. उनको ये फील होने लग गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सिन्हेल्स की जो बुद्धिस्ट सिन्हेल्स की पार्टी है, वो उनकी लैंग्वेज और उनकी कल्चर को लेकर सेंसिटिव नहीं है। They felt that the constitution and government पॉलिसीज़ डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। उनको ये फील होने लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों ही उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने के लिए इनकार कर रहे हैं, मना कर रहे हैं।
ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट दैम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। और उनको ये फील होने लग गया कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है इन गेटिंग जॉब्स देने के साथ साथ दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में, और उनके इंटरेस्ट मतलब उनके जो फ़ायदे हैं या उनका जो मेन बेसिक है उनको उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसको बिल्कुल ही डिनाइड कर दिया जा रहा है। एज अ रिज़ल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हेल एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। और इस वजह से सिन्हेल्स और तमिल्स के बीच का जो रिलेशन था वो धीरे धीरे स्ट्रेंड मतलब धीरे धीरे उसमें टेंशन आती गई, वो ख़राब होता गया। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज़ एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने पार्टीज़ फ्रेम की और व्हाट दे हैव डन कि वहाँ पे उन्होंने मेनली वर्क स्टार्ट किया कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। ठीक है, एंड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और इसलिए कि उन्हें रीजनल ऑटोनॉमी यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाए जहाँ पर सिर्फ उनका अधिकार हो। ठीक है, और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, एजुकेशन लेने के लिए और जॉब्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी उनको प्रेफरेंस नहीं ना दी जा रही थी। दैट्स वाई कि एजुकेशन के लिए भी और जॉब्स के लिए भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ठीक है, बट उनकी डिमांड को कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी गई। डिमांड फॉर मोर एटोनॉमी टू प्रोविनेंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटली डिनाइड। उसको मना किया गया, उनको इनकार कर दिया गया कि हम ऐसा कुछ नहीं देने वाले। बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड। 1980s तक आते आते बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फ्रेम किया गया डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम। जो क्या डिमांड कर रहे थे कि हमें श्रीलंका में एक अलग एक सेपरेट तमिल एलम यानी कि एक सेपरेट तमिल स्टेट जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाए इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में। ठीक है, बट ऐसा नहीं किया गया। जो सिन्हेल गवर्नमेंट थी उसने इस पॉलिसी को भी डिनाइड कर दिया। द डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स। और इस तरह से दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, एक सिविल वॉर में चेंज हो गई। सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होता है मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही है बट वन बाय वन वो आपस में लड़ते जा रहे मतलब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े के रूप में उनके बीच में वॉर जो है वो चल रही है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड, मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। ठीक है, ये हुआ कि तमिल को एटलास भी कहीं पर कुछ नहीं मिला और आज भी जो श्रीलंका में कंडीशन जो है वो तमिल्स की वैसी ही है। उनको ना तो सेपरेट स्टेट मिला है और ना ही उनकी किसी भी पॉलिसी को किसी भी डिमांड को माना गया है। तो इस तरह से श्रीलंकन गवर्नमेंट जो है वो रेगुलरली तमिल्स को डिनाइड करती जा रही है। रेगुलरली तमिल्स की पॉलिसीज़ को या तमिल्स की डिमांड्स को डिसरिगार्ड करती जा रही है। ठीक है, इसलिए कंट्री में जो सिचुएशन है वो सिविल वॉर की है और कंट्री अपने दोनों कम्युनिटीज़ को इकट्ठा लाने में जो सक्सेसफुल है वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ वाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ मेजॉरिटिज्म। किस लिए? क्योंकि श्रीलंका जो है वो मेजॉरिटिज्म की पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। बट नाउ व्हाट हैव डन बाय द बेल्जियम गवर्नमेंट। बेल्जियम ने क्या किया? बेल्जियम में भी सेम पोजीशन थी, वहाँ पर भी टू कम्युनिटीज़ थी, वो वन इज़ इन मेजॉरिटी एंड वन इज़ इन मिनॉरिटी और दोनों के बीच में टेंशन थी। ठीक है, बट बेल्जियम ने श्रीलंका की तरह मेजॉरिटिज्म को फॉलो नहीं किया। दे फॉलो एकोमोडेशन इन बेल्जियम। उन्होंने क्या फॉलो किया? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब समझते हो? एकोमोडेशन मीन्स कि एकोमोडेट किया, उनको अपने साथ लाने की कोशिश की।
अपने साथ कुछ राइट्स देने की कोशिश की, दैट इज़ अकोमोडेशन इन बेल्जियम, वो अकोमोडेशन है। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, उन्होंने एक डिफरेंट पाथ को फॉलो किया। रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़, और उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया कि जो हमारे यहाँ पर कल्चरल और रीजनल डिफरेंसेस हैं उनको हम अपने साथ लेकर चलेंगे। बिटवीन 1917 एंड 1993 दे डिमांड अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 times। 1970 से लेकर 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, ठीक है, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ये 4 बार अमेंडमेंट्स क्यों की गई? ताकि वो अपने कंट्री की पॉपुलेशन को, अपने कंट्री के लोगों को खुश कर सके और वो सब इकट्ठे मिलजुल कर रह सकें सेम कंट्री में। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, जो अरेंजमेंट उन्होंने किया वो टोटली डिफर था किसी भी और कंट्री के कंपैरेटिवली, एंड दैट्स वाई इट वाज नेम्ड एज अकोमोडेशन, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? अकोमोडेशन। और अब उन्होंने बेल्जियम मॉडल क्या था, बेल्जियन मॉडल ऑफ अकोमोडेशन क्या है वो हम एग्जैक्टली मेन पढ़ेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द नंबर ऑफ डचेज एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिस्क्राइब किया गया कि जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी कि जो बेल्जियम की पार्लियामेंट है, उसमें डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोग इक्वल होंगे, चाहे डच मेजॉरिटी में और फ्रेंच मिनॉरिटी में है, बट मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल होगी दोनों में। जैसे सिन्हेल ने क्या कहा कि उनको तो तमिल्स को लिया ही नहीं, डिसरिगार्ड किया, बट यहाँ पर वो दोनों को इक्वली ले रहा, ठीक है। उसके बाद सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, स्पेशल लॉज बनाए गए दोनों के ग्रुप्स की मेजॉरिटी को बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट जो थे वो सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो कि स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। चलिए ये तो नेक्स्ट प्रोविजन है, दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक द डिसीजन यूनिलेटरली। और अब पार्लियामेंट में क्या किया गया कि दोनों इक्वल्स कर दिए गए ताकि दोनों, एक कम्युनिटी अकेली ही डिसीजन ना ले, दोनों को इक्वलिटी मिले, दोनों डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकें, क्योंकि इक्वल मेंबर्स होंगे ना पार्लियामेंट में तो इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है। सेकंड जो प्रोविज़न था वो क्या किया गया, दैट मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई, और इसमें भी टू रीजन्स ऑफ द कंट्री, द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना वर्क खुद कर सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट में जहाँ पर भी डचेस थे या फ्रेंच थे वो अपना वर्क खुद कर रहे थे, ठीक है। चलिए उसके बाद ब्रूसलेस हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रूसलेस में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई ब्रूसलेस में। यहाँ पर मैं ब्रूसलेस इज़ द, एज यू नो दिस इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, और वहाँ पर मैंने कल आपको सिचुएशन क्या बताई थी कि ब्रूसलेस में 80% फ्रेंच हैं और 20% डच हैं, बट वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई उसको भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। क्यों? जबकि वहाँ तो फ्रेंच 80% थे, ऐसा क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि अगर डचेस ने पूरे सेंटर की गवर्नमेंट में फ्रेंच को इक्वलिटी दी तो फ्रेंच ने डचेस को अपने कैपिटल की गवर्नमेंट में इक्वलिटी दे दी। ये देखो, ये आपस में क्या थी? एकोमोडेशन, कि फ्रेंच को ये लगा कि हम माइनॉरिटी में थे, परंतु फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में डचेस ने हमें इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स दिए, इक्वल नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइड करवाई, तो हमारा
हम अगर उनको डच यहाँ पर हम मेजॉरिटी में हैं, पर हम अगर उनको इक्वल नंबर ऑफ सीट्स देंगे तो क्या रहेगा, जो हार्मनी है वो बनी रहेगी। ठीक है, ब्रूसलेस में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई और जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रूसलेस बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, इसलिए उन्होंने इक्वालिटी को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फ्रेम की गई। देखो यहाँ पर मैंने अभी तक दो काइंड ऑफ गवर्नमेंट बताई हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की गई एंड दैट वाज नेम्ड एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम दिया गया उसको? कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस third type of government called the community government that have powers regarding culture, education and language related issues। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसके पास पावर्स है, किससे रिलेटेड? कल्चर से, एजुकेशन से एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज से। ठीक है, अब ये थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या करती थी एग्जैक्टली पहले इसको ध्यान से समझो कि थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी क्या। दिस इज इलेक्टेड बाय पीपल्स बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। ये उन लोगों के द्वारा चूज़ की जा रही है जो वन लैंग्वेज से, जैसे डच ने अपना एक लीडर चूज़ कर लिया, फ्रेंच ने अपना एक लीडर चूज़ कर लिया और जर्मन्स ने अपना एक लीडर चूज़ कर लिया। अब ये जो लीडर्स हैं ये सिर्फ क्या देख रहे हैं? ये सिर्फ इनकी कम्युनिटी के इश्यूज़ को देख रहे हैं, उनको कंट्री के इश्यूज से नहीं है। वो ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो सिर्फ कंट्री के इश्यूज़ को नहीं देख रही है, कंट्रीज़ के तो चलो देखती ही है हर एक गवर्नमेंट, बट इसके साथ साथ ये मेनली कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ देख रही है, कम्युनिटीज़ के, डच के, फ्रेंच के और जर्मन के। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ये नहीं है कि वो कहाँ रह रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हुआ देखो ध्यान से समझना कि उन्होंने किस तरह से इस गवर्नमेंट को फ्रेम किया। एग्जैक्टली क्या हुआ, जैसे मान लो ये जर्मन है, जर्मन में यहाँ डच है, यहाँ डच है, यहाँ डच है, यहाँ डच है, यहाँ ये डचेस की हैं। अब हर एरिया के लोगों ने अपने एक एक मिनिस्टर चूज़ किए और इन 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 ने एक लीडर चूज़ कर लिया। अब ये डचेस का लीडर है और ये क्या करेगा? सिर्फ डचेस के पोर्शंस को चेकआउट करेगा, डचेस को लुक आफ्टर करेगा। ठीक है, ऐसे ही एक फ्रेंच के सपोज 8 लीडर आए और 8 लीडर्स ने एक लीडर चूज़ कर लिया, मिनिस्टर्स ने। अब ये सिर्फ किसको देखेगा? ये सिर्फ फ्रेंच कम्युनिटी को देखेगा। ऐसे ही जर्मन्स जहाँ जहाँ भी जर्मन्स थे उन्होंने अपना एक लीडर चूज़ कर लिया और एक उनका भी आ गया। तो अब ये जो लीडर हैं डच, फ्रेंच और जर्मन्स के, ये इनका काम अपनी कम्युनिटी की देखरेख करना है, अपनी कम्युनिटी की लैंग्वेज, उसके कल्चर, उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए वर्कआउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ कि कोई भी कम्युनिटी डिससेटिस्फाइड नहीं हुई है। अब यहाँ पर जर्मन्स को भी सेटिस्फेक्शन है कि हमारी भी एक गवर्नमेंट है और हम अपनी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो पूरे पार्लियामेंट में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, बट हमारी गवर्नमेंट है और वो हमारी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। ये कल्चर किस तरह से प्रोटेक्ट करनी है, किस तरह से प्रोपोगेट करनी है, एजुकेशन कैसे देनी है उनको और लैंग्वेज किस तरह से उनकी बचानी है। ठीक है, तो ये अब यहाँ से तीनों टाइप ऑफ जो कम्युनिटीज़ हैं वो सेटिस्फाइड है, फ्रेंच, डच एंड जर्मन। ओके, और दिस इज़ द ग्रेटेस्ट मॉडल ऑफ एकोमोडेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे न्यू मॉडल ऑफ एकोमोडेशन था। ये यूरोपियंस को इतना पसंद आया कि लास्ट में जब यूरोपियन यूनियंस को हेड क्वार्टर बनाना था तो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट इन बेल्जियम, उन्होंने अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया?
बेल्जियम यूरोपियन कंट्रीज़ का यूनियन है और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? बेल्जियम, बिकॉज ऑफ दिस एकोमोडेशन पॉलिसी, इस एकोमोडेशन पॉलिसी की वजह से. And it indeed is very complicated even for people living in Belgium, but this arrangement have worked well so far. They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines. ठीक है, so that the accommodation is very much appreciable by the European countries. इसलिए जो accommodations थी वो दोनों ने बहुत अच्छी तरह से की. अब यहाँ से ये पता चलता है कि बेल्जियम तो एकोमोडेशन की पॉलिसी की वजह से अपने कंट्री में एक तरह से शांति को बनाए रखने में सक्सेसफुल रहा, बट श्रीलंका मेजॉरिटीरिज्म की पॉलिसी को फॉलो करने की वजह से कंट्राडिक्शन बनी हुई हैं और जो सिविल वॉर की सिचुएशंस जो हैं वो कंट्री में क्रिएट हो गई हैं. सो which policy is better? The accommodation policy is better, that is accepted by Belgium. Okay, that's it for today, and next topic, that why we need power sharing, we will discuss in the next video. Thank you.